हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ यूनिट 1 का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 हमने करा दिया था, आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ कंपनीज, जिसमें पहली कंपनी है प्राइवेट कंपनी। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसके अलावा उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर की, वो 200 है। और ये प्रोहिबिटेड है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी, मतलब ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या है प्राइवेट कंपनी की। तो पहला है रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो फ्रीली अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर ट्रांसफर कर नहीं सकती, बट ये है कि ट्रांसफर तो करेगी, लेकिन वो सारी कंडीशन फुलफिल करके जो भी उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। तो पब्लिक कंपनी पे जो मैक्सिमम मेंबर की लिमिट है वो है नहीं, मतलब कितने भी पर्सन पब्लिक कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स उसके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 200 की कैलकुलेशन है, इसके अंदर प्रेजेंट एम्प्लॉयज और जो पास्ट एम्प्लॉय है जो अभी भी मेंबर है, उनको एक्सक्लूड करा जाता है, ठीक है। उनको इंक्लूड नहीं करते हैं इस 200 लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑन अ पब्लिक इन्विटेशन। देखो, प्राइवेट कंपनी ना तो अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है लोगों को, ठीक है, ना ही वो पब्लिक से सब्सक्राइब बोल सकती है कि उसके शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करे, ठीक है। और ना ही वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है जैसे कि पब्लिक कंपनी करती है, ठीक है। जो कंपनी है मस्ट रेज कैपिटल प्राइवेटली। प्राइवेट कंपनी जो है ना, उसको अपनी कैपिटल प्राइवेटली रेज करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने शेयर्स जो है ना, वो सिर्फ प्राइवेट लोगों को ही इशू कर सकती है, जैसे डायरेक्टर, रिलेटिव, फ्रेंड या प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसा नहीं कर सकती कि जनरल पब्लिक को वो शेयर्स इशू करे। नेक्स्ट इज मेंबरशिप रिक्वायरमेंट। तो देखो, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर इसमें चाहिए होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर रिक्वायरमेंट, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जब ये कंपनी बनती है। और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसे कुछ बोल ना दे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कोई लिमिट स्पेसिफाई करी है तो बात अलग है, लेकिन कंपनी एक्ट ने कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है। देन नेम रिक्वायरमेंट, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उन्हें अपने एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी कंपनी में पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, वो यही होता है प्राइवेट लिमिटेड, कि वो प्राइवेट कंपनी है, तो वो उसके नाम में ही पता चलता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। देन नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। देखो, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है कि पब्लिक कंपनी वो है जो कि प्राइवेट नहीं है। मतलब सिंपल टर्म में पब्लिक कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर, और वो उसे अलाउ है कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और पब्लिक कंपनी को जो वर्ड है वो लिमिटेड यूज करना पड़ता है एट द एंड। जैसे अभी आपने प्राइवेट कंपनी में देखा कि उन्हें प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड यूज करना पड़ता है। अब एक बार इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पब्लिक कंपनी की। सबसे पहले फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पब्लिक कंपनी जो है अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की तरह उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसी वजह से ये ईजिली इसकी लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, इजी चेंज ऑफ ऑनरशिप एंड फ्री मार्केटेबिलिटी होती है इसके शेयर्स की। देन नेक्स्ट इज इन्विटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और पब्लिक को इनवाइट कर सकती है उसकी सिक्योरिटी जैसे कि शेयर और डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए, और ये जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। देन नंबर ऑफ मेंबर। तो देखो, पब्लिक कंपनी की मिनिमम मेंबर है 7, कि 7 मेंबर होने ही चाहिए। अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो आपको मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट इसमें है नहीं। देन डायरेक्टर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टर, सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड में क्या था, 2 डायरेक्टर थे, बट यहाँ पे कितने, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। देन सेपरेट लीगल एंटिटी। हर एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की तरह पब्लिक कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ये किसी को भी शू कर सकती है और इसको भी शू किया जा सकता है, ठीक है। ओन प्रॉपर्टी नोट्स ओन नेम, और ये अपने नाम के इसके नाम पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है।
पर्पेटुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी जो है वो अफेक्ट नहीं होती बट दैट इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर। देखो मैंने आपको जो कंपनी की करेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी उनमें ये सारी करेक्टरिस्टिक थी, पर्पेटुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है वो एक तरह की कंपनी तो है, तो जितनी भी करेक्टरिस्टिक कंपनी की थी वो आप पब्लिक कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स में लिख के आ सकते हो, ठीक है, ये सारे वही हैं। नाउ मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। सो मिनिमम मेंबर जो पब्लिक कंपनी में होने चाहिए वो होने चाहिए 7, बट प्राइवेट कंपनी में 2, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर की पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं, बट प्राइवेट कंपनी में 200 है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं बट प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक इन्विटेशन, पब्लिक कंपनी को तो अलाउड है बट प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड है। और नेम सफिक्स, पब्लिक कंपनी को लिमिटेड लगाना होता है और प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। अभी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? देखो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसकी मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है कि थोड़ा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट टोटल मिला के 51% गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के कि मेजॉरिटी ऑनरशिप इसकी गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ये इंश्योर करती है कि जो कंट्रोल है ओवर द मैनेजमेंट वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट का ही इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी डिसीजन पे भी। देन दिस सेपरेट लीगल एंटिटी इवन थो इट इज गवर्नमेंट ऑन द गवर्नमेंट कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। भले ही गवर्नमेंट के अंडर में आती है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जितने भी कंपनी के फीचर होते हैं ना वो सारे के सारे इसमें भी आते हैं। देन नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, मतलब और कंपनीज की तरह गवर्नमेंट कंपनी को भी रजिस्टर कराना पड़ता है अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक है, ताकि वो एक कंपनी बन पाए। देन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, देखो जो कंपनी है वो भले ही गवर्नमेंट कंट्रोल होती है लेकिन इसका जो मैनेजमेंट होता है ना वो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैरी करता है और गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर होते हैं। देन ऑडिट बाय CAG, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट कंपनी का वो है ऑडिट। इसका जो ऑडिट होता है ना वो CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया करता है, ठीक है। मे बी पब्लिक और प्राइवेट, देखो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे, लेकिन हाउएवर गवर्नमेंट ऑनरशिप जो है ना वो एक की एलिमेंट होता है गवर्नमेंट कंपनी का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी दैट इज फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी क्या होती है? ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो आउटसाइड इंडिया बनी होती है, मतलब ये बनी तो आउटसाइड इंडिया होती है लेकिन इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया के अंदर होता है और ये बिजनेस भी इंडिया के अंदर ही कंडक्ट करती है। अब इनके कुछ एसेंशियल फीचर्स पे देखते हैं। तो देखो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, तो फॉरेन कंपनी जो है ना वो कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, वो उसके अंदर नहीं बनती है, वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है और उसी लॉ के अंडर बनी होती है। देन प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपनी का ये जो है फॉरेन कंपनी उसका जो बिजनेस होता है ना वो इंडिया के अंदर होता है, जैसे ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, थ्रू एन एजेंट, ये अपना जो भी काम है वो इंडिया के अंदर कंटिन्यू करती है। देन बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, सिर्फ ऑफिस होने से कुछ नहीं होता है, ऑफिस के साथ साथ ये जो कंपनी है वो बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में ही करती है, जैसे कि ट्रेडिंग, सर्विस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। और जो फॉरेन कंपनी ये है उसको कंपाइल करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें, क्या? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द ROC, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के अंडर इसे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल करने पड़ते हैं विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। देन ऑथराइजेशन रिप्रेजेंटेटिव, इसे एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है इंडिया के अंदर जो कि लीगल नोटिस एक्सेप्ट करता है उस कंपनी के बिहाफ पे। दैट डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो नेम एंड कंट्री है इनकॉर्पोरेशन की वो इसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि ये जो कंपनी है वो कहाँ बनी है और इस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, सारे बिजनेस लेटर पे, बिल पे और ऑफिशियल पब्लिकेशन पे। कंप्लाइज विद इंडियन लॉ, क्योंकि ये जो कंपनी है उसका बिजनेस इंडिया के अंदर चल रहा है तो जितने भी इंडिया के लॉ है लाइक टैक्सेशन लॉ, फेमा रेगुलेशन एंड अदर एप्लीकेबल इंडियन स्टेटस, उन सबको इसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी डिफरेंस मैं आपको करा रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो गलती से भी छोड़ के मत जाना। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी आपने पढ़ी है कि उसकी जो मेजॉरिटी स्टेक होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, बट फॉरेन कंपनी क्या है कि ये बाहर बनती है इंडिया के बाहर, लेकिन इसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो इंडिया में होता है और ये अपनी बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में कंडक्ट करती है। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक देखो गवर्नमेंट कंपनी जो है ना वो तो इंडिया में बनी होती है अंडर द कंपनी एक्ट
2013, लेकिन फॉरेन कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया बनी होती है। देन ऑनरशिप, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, बट यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है वो फॉरेन इंडिविजुअल्स की होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल, ये कंट्रोल और सुपरवाइज करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। इसको कंट्रोल करा जाता है फॉरेन पेरेंट कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसका लीगल स्टेटस, दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है। ऑडिट क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल फीचर क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी का, कि इसे CAG ऑडिट करता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको ऑडिट करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जनरली फॉर्म्ड होती है फॉर अ पब्लिक वेलफेयर, बट जो फॉरेन कंपनी है वो जनरली क्यों फॉर्म होती है, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो इंडिया में चला सके और प्रॉफिट कमा सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज 1% कंपनी। अभी 1% कंपनी क्या होती है, देखो जैसे इसका नाम है ना वैसे इसका काम है। ये एक कंपनी है लेकिन सिर्फ 1% की, एक ही पर्सन इस कंपनी को चलाता है, ठीक है। द 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी हैज ओनली 1% एज इज मेंबर। इट अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी दैट अलाउ अ इंडिविजुअल टू फॉर्म अ कॉर्पोरेट एंटिटी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। जो ये कॉन्सेप्ट है 1% कंपनी का, वो इंट्रोड्यूस करा गया है बाय द कंपनी एक्ट 2013, ताकि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है वो भी कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में एंटर करें, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंगल मेंबर, 1% कंपनी का एक ही मेंबर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, इसीलिए उसको अपने नॉमिनी बनाने पड़ते हैं दूसरे, ताकि अगर उसकी डेथ वगैरह हो जाए तो फिर वो बाद में चीज़ें कंटिन्यू कर सके। सेपरेट लीगल एंटिटी, 1% कंपनी का भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब क्या कि भले ही एक ही मेंबर है इसका, लेकिन उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो अलग है, और जो कंपनी है वो अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी सेम ही चीज़, कि भले ही मेंबर एक है लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है। देन मिनिमम कैपिटल एंड डायरेक्टर, मिनिमम एक मेंबर चाहिए होता है और एक ही डायरेक्टर चाहिए होता है, बिकॉज दिस इज 1% कंपनी। नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक ही मेंबर होता है तो उसको नॉमिनेशन देना पड़ता है, रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती है, एंड विल टेक ओवर द मेंबरशिप इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। अगर इस एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी इसने नॉमिनी बनाया है ना वो उस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटी, देखो 1% कंपनी के रिस्ट्रिक्शन है कुछ एक्टिविटी पे। पहले क्या कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, ये कन्वर्ट नहीं कर सकता वॉलेंट्रीली अपने आप को किसी और कंपनी में जब तक कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। देन नेम रिक्वायरमेंट, ये जो कंपनी है ना इसके लास्ट में OPC प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये 1% कंपनी है, ये चिल्ला चिल्ला के सबको इसे बताना पड़ेगा कि मैं 1% कंपनी हूँ, ताकि इसे दूसरी कंपनी से डिस्टिंग्विश किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है, देखो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 जो कंपनी ये दो जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रही है वो स्मॉल कंपनी मानी जाती है, ठीक है। कुछ कंपनी उसको छोड़ के, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या क्या कंडीशन है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 4 करोड़ से, और उसका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी मानी जाती है। अब इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट मस्ट बी प्राइवेट। देखो पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है। फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया, ये जो ऊपर अभी हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती हैं तो पब्लिक ये कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी रहेगी, और अगर कभी भी ये 2 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। देन एक्सक्लूजन, अब एक्सक्लूजन ये बहुत ध्यान से सुनना, कुछ कंपनीज ऐसी हैं, ये 4 कंपनी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, भले ही ये 2 ऊपर वाली फाइनेंशियल लिमिट सेटिस्फाई कर भी जाए फिर भी ये स्मॉल कंपनी नहीं होती। कौन कौन सी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनीज बनती हैं, और कंपनी गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट। तो भले ही ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रही हो फिर भी इन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाता, ठीक है। अब पर्पस क्या था स्मॉल कंपनी लाने का, इतनी सारी कंपनीज के क्राइटेरिया थे तो अब ये स्मॉल कंपनी क्यों ले आए। देखो स्मॉल कंपनी इसलिए लाया गया ताकि जो कंप्लाइंस बर्डन है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। जो स्मॉल कंपनी होती है ना उसमें लिमिटेड कैपिटल जैसे चाहिए होती है और इसके फ्यूअर स्टेक होल्डर होते हैं, तो जो रिपोर्टिंग है इसकी वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होती है और गवर्नेंस रिक्वायरमेंट भी बहुत सिंपल होती है, तो कंप्लाइंस बर्डन कम कर दिया गया। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
जो प्रोसीजर था ना वो बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है स्मॉल कंपनी के केस में, ताकि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है वो अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कराए और फॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आए। देन रेगुलेटरी रिलीफ, स्मॉल कंपनी को ज़्यादा पैसे तो उठाने नहीं पड़ते और पब्लिक से तो कभी फंड नहीं उठाती है, तो ये जो स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस इसके ऊपर पहले लगे होते थे उनका कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसीलिए स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि ये जो रेगुलेटरी है उनसे इन्हें रिलीफ मिल जाए। देन प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सपोर्ट करता है स्टार्टअप को, स्मॉल बिजनेस को बाय लोअरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कॉस्ट। अब एडवांटेज क्या है और रिलैक्सेशन है क्या स्मॉल कंपनी के, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो, पहले तो रिड्यूस द कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट कंपेयर टू लार्ज कंपनीज, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड होती है इन अ ईयर। इसके अलावा सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद अ फ्यूअर डिस्क्लोजर, अगर ये कोई प्रोसीजर मिस भी कर जाता है तो इनकी पेनल्टी भी बहुत कम होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही नहीं पड़ता। तो ये सारे रिलैक्सेशन की वजह से ही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रमोट हुआ है और स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट मिला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी दैट इज एसोसिएट कंपनी। देखो, एसोसिएट कंपनी ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइन करी गई है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी का मतलब है कि इस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा किसी और कंपनी का, बट ये किसी और कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, बट किसी और कंपनी का इस पे इन्फ्लुएंस होता है। इसके अंदर जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड करी जाती है। अब हमें ना सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। देखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए उस कंपनी के पास जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, या फिर उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिजनेस डिसीजन में अंडर द एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर कंपनी है वो भले ही मेजॉरिटी शेयर ना रखे, मतलब मोर देन 50% ना हो, लेकिन उसके पास इतनी वोटिंग पावर हो कि वो जो की डिसीजन मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। और इन्फ्लुएंस कैसे आता है? इन्फ्लुएंस या तो शेयर होल्डिंग से आएगा, शेयर होल्डिंग मतलब 20% से ज़्यादा और 50% से कम अगर शेयर होल्डिंग है तो, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। अब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एसोसिएट कंपनी के। तो देखो, सबसे पहले है मिनिमम 20% वोटिंग पावर, मतलब जो कंपनी जो है वो इस एसोसिएट कंपनी पे अपना पावर होल्ड कर रही है उसके पास एटलीस्ट 20% और मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए। देन नो सब्सिडरी कंपनी। देखो, एसोसिएट कंपनी ना सब्सिडरी कंपनी नहीं होती, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी तब होती है जब कोई दूसरी कंपनी आप मतलब इस कंपनी के ऊपर 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर एंजॉय करती हो। अगर 20% से 50% है तो दैट इज एसोसिएट कंपनी, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। देन नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। मान लो अगर 20% शेयर होल्डिंग भी नहीं है, लेकिन कोई और कंपनी जो है, ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के ऊपर इसके बिजनेस डिसीजन पे या पॉलिसी डिसीजन पे अच्छा खासा कंट्रोल करती है थ्रू द एग्रीमेंट, तब भी ये वाली जो कंपनी है वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। देन इंक्लूजन ऑफ जॉइंट वेंचर भी इसके अंदर ही आता है। अब देखो, पहले ना ये समझ लो कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। ये कंपनी है जिसके अंदर 2 या मोर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो एक साथ आती हैं ताकि वो कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही शेयर्ड बेसिस पे चलती है। नाउ मूविंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएट कंपनी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये अलाउ करता है कि कंपनी ना स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर कर सके विदाउट टेकिंग अ फुल कंट्रोल। क्योंकि फुल कंट्रोल का मतलब क्या है कि सब्सिडरी कंपनी हो गई, लेकिन एसोसिएट कंपनी में क्या है कि आपका स्ट्रैटेजिक अलायंस है, आपका से है उसकी पॉलिसी में, बट आपका कंट्रोल नहीं है। देन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी मस्ट बी प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड इन अ फाइनेंशियल रिपोर्ट, ताकि एक्यूरेट प्रेजेंटेशन हो ऑफ ग्रुप फाइनेंसिंग के, ठीक है। मतलब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी एसोसिएट कंपनी है वो उसके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, इसके अंदर 4 एसोसिएट कंपनी है, तो ये अपना कंसोलिडेट स्टेटमेंट बनाएगी, तो इन चारों स्टेटमेंट में जितनी जितनी इसकी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेगी। देन अंडरस्टैंडिंग अ ग्रुप स्ट्रक्चर, इट हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट रिलेशनशिप। अब एसोसिएट अगर कंपनी है तो वो ढंग से पता पाएगी कि भाई देखो, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इससे रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी भी होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी दैट इज डोरमेंट कंपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है।
तो सेक्शन 455 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। देखो ये कंपनी ना बनी हुई भी है और रजिस्टर्ड भी है, लेकिन किस लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर ये इसलिए बनी है ताकि ये कुछ एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर सके। और ये इसका कोई ना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कंपनी ना रजिस्ट्रार के पास अपना जो स्टेटस है वो एक्टिव से डोरमेंट करवा सकती है, अप्लाई कर सकती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कि हमारा स्टेटस एक्टिव से डोरमेंट कर दो। अब इसमें ना एक टर्म है नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है? तो देखो कंपनी डोरमेंट कंपनी तब मानी जाती है जब उसने सब्सटेंशियल बिजनेस एक्टिविटी कोई भी कैरिड आउट नहीं करी है और ना ही उसका कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? पेमेंट फी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। बस इन तीन को छोड़ के कोई भी उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो वो कंपनी आराम से जाके अपना डोरमेंट स्टेटस ले सकती है। अब देखो ना पर्पस क्या होता है डोरमेंट कंपनी का। मैम ये काय के लिए बनाई है, क्यों बनाई है? ये एक्टिव कंपनी भी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर रही, तो क्यों बेफालतू के रजिस्टर करा दिया है? देखो कोई तो पर्पस होगा, वही समझते हैं। सबसे पहले फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, समटाइम प्रमोटर इनकॉर्पोरेट अ कंपनी फॉर अ प्रोजेक्ट दे विल स्टार्ट लेटर, जैसे कि आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल या फिर फंडिंग। देन नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ द कंपनी नेम। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी को अपनी कंपनी का नाम रखना है राम प्रकाश, ठीक है। अब उसको डर है कि वो अपनी कंपनी 2 साल बाद स्टार्ट करेगा, लेकिन राम प्रकाश जो है वो कोई और भी नाम रख सकता है, तो वो क्या कराएगा? अभी अपनी कंपनी बना के रजिस्टर करा लेगा और उसको डोरमेंट का स्टेटस ले लेगा इंस्टेड ऑफ एक्टिव। तो इससे क्या होगा कि उसका जो लीगल प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगा कि राम प्रकाश कोई और नाम नहीं रख सकता, वही रखेगा। देन नेक्स्ट इज होल्डिंग एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कंपनी कभी कभी इसलिए भी बनती है ताकि लैंड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क या पेटेंट या अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड आउट कर सके। इफ नो एक्टिव बिजनेस इज कैरिड आउट, कंपनी रिमेन डोरमेंट व्हाइल लीगल ओनिंग इज सच एन एसेट। देन फोर्थ इज टेम्परेरी इनएक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनी बहुत बढ़िया से चल रही है, मान लो ये कंपनी है, इसका नाम है राम लिमिटेड, ये बहुत अच्छे से चल रही है पिछले 4 साल से, लेकिन इस साल ये कंपनी को कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मार्केट कंडीशन या रिस्ट्रक्चरिंग प्लान करना है, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा अपने ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ कैरी आउट नहीं कर रही है। अब इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप कि पूरी कंपनी बंद हो जाए, इसकी जगह पे ये रजिस्टर्ड रह के डोरमेंट स्टेटस ले सकती है ताकि इसका लीगल एग्जिस्टेंस प्रिजर्व रहे, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, 1 साल पूरा कुछ काम नहीं करना, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट से भी बचना है, तो डोरमेंट स्टेटस ले लो इंस्टेड ऑफ वाइंडिंग अप, क्योंकि वाइंडिंग अप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसे आपको कराना पड़ेगा, दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो डोरमेंट स्टेटस ले लो। नाउ लुकिंग एट द फीचर ऑफ डोरमेंट कंपनी, सो इट इज कंटिन्यू टू बी रजिस्टर्ड कंपनी, रिड्यूस द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नीड टू बी मीट, एंड राइट टू रिएक्टिव। इसके पास पूरा राइट होता है कि ये डोरमेंट से एक्टिव स्टेटस फिर से गेन कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मर्जी करा जी खुल के आपने डोरमेंट का स्टेटस कर लिया खुद ही कि भाई मैं डोरमेंट हूँ, और जब मन करा आके आपने बोल दिया कि मेरा एक्टिव स्टेटस है। ऐसा नहीं होता, आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है, जो कि प्रिस्क्राइब करा गया है अंडर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनी एक्ट। उसके अंदर कई सारे स्टेप हैं। अब ये ना क्वेश्चन आता है कि वो सारे स्टेप बताओ जिससे डोरमेंट कंपनी एक्टिव कंपनी बन जाएगी, तो वो सारे स्टेप को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, इस चीज़ की रिक्वेस्ट डालते हुए कि मेरा स्टेटस जो है वो डोरमेंट से एक्टिव कर दो। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। फिर जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है वो फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, जैसे जितने भी रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न है, उनको फाइल करना पड़ेगा, पेंडिंग कंप्लाइंस को कंप्लीट करना पड़ेगा, स्टेटरी रिक्वायरमेंट को जितने भी अंडर द एक्ट है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और उसके बाद से कंपनी का जो स्टेटस है एक्टिव स्टेटस वो रीगेन हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी। अब देखो प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनती है। कोई भी प्रोड्यूसर जो कि अपनी प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, ये सारे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करना चाहता है तो वो जाके प्रोड्यूसर कंपनी बना लेता है। अभी जो प्रोड्यूसर कंपनी है ना, ये ओरिजिनली कंपनी एक्ट 2056 में थी, लेकिन ये चीज़ अभी भी एप्लीकेबल है कंपनी एक्ट 2013 में।
अब पहले ना ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोड्यूसर है कौन। तो प्रोड्यूसर का मतलब है जो कोई भी इन एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और एनी अदर प्रोड्यूस एक्टिविटी। इसमें अगर कोई भी इंगेज है तो वो पर्सन प्रोड्यूसर कहलाएगा। और ऐसा ही पर्सन या फिर ऐसा ही इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसर कंपनी बना सकता है। प्रोड्यूसर कंपनी ऐसा कोई बंदा नहीं बना सकता जो प्रोड्यूसर नहीं है या जो प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन नहीं है। सिर्फ वही बना सकते हैं जो या तो प्रोड्यूसर है या फिर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है। अब इसके भी कुछ इसेंशियल फीचर हैं, उनको देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन, मिनिमम 10 इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होने चाहिए प्रोड्यूसर कंपनी बनने के लिए, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूट होने चाहिए या फिर इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेंबरशिप, प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर से वही रह सकते हैं जो या तो प्रोड्यूसर है या प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पे वोटिंग राइट का ऐसा नहीं होता कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है, कि किसी ने 50% शेयर होल्डिंग ले ली, किसी ने 2%, ऐसा नहीं है। हर मेंबर का एक वोट होगा, इक्वल राइट होते हैं, 1 मेंबर 1 वोट। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो क्योंकि ये है तो कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी है, तो कंपनी के जितने भी फीचर है वो यहाँ पे अप्लाई होते ही हैं। इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, हैज परपेचुअल सक्सेशन, हैज अ कॉमन सील एंड कैन सू एंड कैन बी सूड इट्स ओन नेम। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में प्रोड्यूसर कंपनी के ज़्यादा फीचर याद ना आए लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद आ जाए, जैसे कि मेंबरशिप वाला फीचर आ गया, फॉर्मेशन वाला आ गया, फिर नहीं आ रहे, तो क्या करना है, कंपनी के जितने भी फीचर है ना, कंपनी के स्टार्टिंग में जो फीचर पढ़ाए थे वही लिख देना, इनको थोड़ा डिटेल में लिख देना ताकि आप पेपर भर सको, आपको नंबर मिल सके। बाकी मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि आप जितने फीचर मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे से याद करो। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है ना मेंबर की, वो लिमिटेड होती है टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर शेयर। देन नेम रिक्वायरमेंट, देखो ये जो कंपनी है ना, इसको अपने नेम में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लिखना पड़ेगा, जितने भी इसके बोर्ड लगेंगे वहां पे बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कि प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड को यूज नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, अरे क्यों बनती है ये प्रोड्यूसर कंपनी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो देखो प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए बनती है ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, स्पेशली जो फार्मर और रूरल वर्कर हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी ना प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में हेल्प करती है। कैसे इंगेज होती है प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, पूलिंग, प्रोक्योरमेंट में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं मेंबर के। इसके अलावा प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में हेल्प करती है। कैसे प्रोसेसिंग करती है, प्रिजर्विंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करती है जो भी प्रोड्यूस किया गया है, ताकि बेटर प्राइस मिल सके और मिडिल मैन एलिमिनेट हो सके। इसके अलावा सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, जो भी खेतों में काम करने के लिए एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह चाहिए होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए होती है। अब मान लो ये राम है, राम एक फार्मर है जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, ठीक है। अब 10 बीघा ज़मीन वाला इतना बड़ा जो इक्विपमेंट है वो नहीं खरीद सकता, कि ट्रैक्टर भी खरीद लिया और डिफरेंट जो भी इक्विपमेंट होते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता, आई होप आप सबको पता होगे, वो नहीं खरीद सकते क्योंकि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बहुत महंगे आते हैं। बट अगर वो प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर है तो ऐसा होगा कि राम की तरह 10 और मेंबर हैं ऐसे, और फिर उन सबके पास 10-10 बीघा ज़मीन है, तो वो सारे कलेक्टिवली पैसे डाल के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीद सकते हैं और सब उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाती है। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें टेक्निकल गाइडेंस दी जाती है, कंसल्टेंसी दी जाती है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। देखो ये कंपनी ना बड़ी स्पेशल टाइप की कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, याद रखना, सेक्शन 8 में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये कंपनी बनाई जाती है ताकि इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा सके, जैसे कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनी अदर सिमिलर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। अब मेन फीचर जो होता है ना इस कंपनी का, वो ये होता है कि जो भी प्रॉफिट इसमें आता है वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए लगा दिया जाता है। हमने कंपनी में क्या पढ़ा था कि कोई भी प्रॉफिट आता है उससे डिविडेंड इशू होता है, बट ये कंपनी डिविडेंड नहीं इशू करती है अपने मेंबर को, बल्कि जितना प्रॉफिट आता है वो अपने ऑब्जेक्टिव में ही लगा दी जाती है। अब इसके एसेंशियल फीचर क्या है, तो सबसे पहला फीचर है चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कंपनी ना बनती इसलिए है ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव से बनी है, लाइक अगर कॉमर्स ऑब्जेक्टिव से बनी है तो उसको प्रमोट कर सके, और इसका पर्पस सर्विस ओरिएंटेड होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। देन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव, कोई भी प्रॉफिट अगर ये अर्न करती है ना कंपनी, अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने में लगा देती है। ये कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं देती मेंबर या डायरेक्टर्स को। प्रोहिबिशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैंने जैसा आपको बताया कि ये कंपनी डिविडेंड इशू नहीं करती है।
देन लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की थ्रू इसको लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इस कंपनी के फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या होते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहाँ पे यूज होता है उसका, प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव के लिए, सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपिटेड लाइबिलिटी होती है बाय द शेयर और गारंटी, नॉट यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का ये यूज नहीं कर सकती, ठीक है। कैन बी प्राइवेट और पब्लिक स्ट्रक्चर, इसका पब्लिक और प्राइवेट कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आती है खतरनाक टाइप की कंपनी, दैट इज इलीगल एसोसिएशन। मैम अब तक तो हम लीगल पढ़ रहे थे, अब आप इलीगल काम भी बताओगी, इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम इलीगल काम ना कर लो, ठीक है। कहीं गलती से जाके इलीगल एसोसिएशन बना लो और फिर पेनल्टी भरो और दिक्कत हो, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। तो देखो तुम्हारे सिलेबस वाले बहुत ही समझदार है, उन्हें लगा कि कहीं बच्चे इलीगल कंपनी ना बना ले तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो इलीगल एसोसिएशन जो है सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन करी जाती है। इलीगल होने की ना 3 कंडीशन है। पहला क्या है कि नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 50 से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि अगर 50 से ज़्यादा की कोई भी एसोसिएशन बन रही है तो उसको रजिस्टर कराना होगा फॉर्मली। बट अगर 50 से ज़्यादा मेंबर की कोई भी एक एसोसिएशन बन रही है बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए फॉर अ प्रॉफिट पर्पस विदाउट अ रजिस्ट्रेशन, तो वो इलीगल है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब एसोसिएशन इसीलिए बन रही है ताकि वो बिजनेस जो है कैरी आउट कर सके प्रॉफिट पर्पस के लिए, लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। देन लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ, मतलब एसोसिएशन ना रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर और ना ही किसी वैलिड इंडियन लॉ के अंदर। अब अगर मान लो किसी ने इलीगल एसोसिएशन बना ली तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसे झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले नो लीगल एग्जिस्टेंस, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कोई लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा कानून की नज़रों में, ये एक लॉफुल एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं करी जाएगी। देन नेक्स्ट इज कैन नॉट बी स्यू और बीन स्यूड, मतलब ना तो इसके खिलाफ कोई केस डाल सकता है और ना ही ये किसी के खिलाफ केस डाल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट आर अनइन्फोर्सेबल, इसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वॉइड होंगे और अनइन्फोर्सेबल होंगे। देन पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मैंने क्या पढ़ाया था कंपनी में कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड पढ़ाई थी ना, लेकिन क्योंकि ये इलीगल एसोसिएशन है यहाँ पे लाइबिलिटी पर्सनल ही होगी और ज्वाइंटली लाइबल होंगे इसके सारे मेंबर। पेनल्टी अंडर द एक्ट, अब अगर आप कोई इलीगल काम करोगे तो पेनल्टी तो लगेगी, तो यहाँ पे पेनल्टी और फाइन लगा जाता है एज अ प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कंपनी एक्ट सारे मेंबर्स के ऊपर। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट होती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए ना, ये मैंने जो पूरी पीडीएफ से आपको पढ़ाया है, अगर ये आपको चाहिए तो आप ये नोट्स परचेस कर सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट, और आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसका लिंक? गूगल फॉर्म का, और गूगल फॉर्म के लिंक से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो थैंक यू।